जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमला करने वाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा को शुद्ध करने की कोशिश करने वाला है, शुद्धिकरण भी कह सकते हैं। और ये इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी मन, वचन, कर्म तीनों से संघ के सिद्धांतों से दूर हो गई है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब अगले 60 दिनों में शुरू हो जाएगा। उसे चाहे हम हमला कहें या भारतीय जनता पार्टी को दोबारा संघ के सिद्धांतों से जोड़ने की कवायद कहें, संघ ने अपना पूरा मन बना लिया है। संघ का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी संघ के बुनियादी सिद्धांत से, संघ के बुनियादी विचार से कोसों दूर चली गई है और वहां से उसका वापस आना संघ को बहुत जरूरी लगता है। संघ के 4 बुनियादी सिद्धांत जिसके ऊपर संघ चाहता है कि भाजपा चले। पहला, राम मंदिर। भाजपा उससे कोसों दूर है, अब भाजपा राम मंदिर का नाम नहीं लेती। दूसरा, कश्मीर, धारा 370। भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ, और जनसंघ ने अपनी विरासत भारतीय जनता पार्टी को सौंपी थी। जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, धारा 370 उसका एक मुख्य विषय था। और तीसरा, गोवंश रक्षा। और चौथा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन चारों चीजों को आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह भुला चुकी है और यह संघ की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। संघ का यह मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इन विषयों के ऊपर नहीं लौटती तो फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बी टीम में कोई अंतर नहीं है। और जब मैं कांग्रेस की बी टीम कहता हूं तो संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता आज बिना हिचक, बिना किसी संकोच के भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की बी टीम कहते हैं। मैं आपको इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूं क्योंकि यहां से आपको पता चलेगा कि आखिर नितिन गडकरी को संघ ने क्यों भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं चाहता था कि वो उसके अध्यक्ष बने। बहुत सारे नाम थे, लेकिन नितिन गडकरी को तो कम से कम कोई नहीं चाहता था। लेकिन संघ ने नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए अपनी पूरी न केवल ताकत लगा दी बल्कि विशेष हस्तक्षेप किया और इसलिए इनको भेजा ताकि नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी की इस बीमारी को दूर कर सकें। अब नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के घेरे में इस तरह से आ गए हैं कि वो खुद बेबस हो गए हैं या कहें कि इस बीमारी के शिकार हो गए हैं। बल्कि लोगों का तो अब ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की बीमारी है वो बीमारी संघ को लग गई है और संघ चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बीमारी से मुक्त हो। इस जिम्मे को लेकर के, इस जिम्मेदारी को लेकर के नितिन गडकरी को यहां भेजा गया, पर नितिन गडकरी इसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का और संघ का, जिसने अपना सारा जीवन संघ और भारतीय जनता पार्टी को देने का निश्चय किया, विशेषकर संघ का कार्यकर्ता इस समय बहुत उदास है। ये कहानी उस दर्द की है जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सच्चा स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता पिछले 15 सालों से भोग रहा है। बीजेपी के अंदर जिस तरह का संघर्ष चल रहा है उस पर वो अफसोस जाहिर करता है, आंसू गिराता है। भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि संघ ने भाजपा का अध्यक्ष नितिन गडकरी को बनवा तो दिया, लेकिन दिल्ली में बैठे अनंत कुमार, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह उन्हें सफल नहीं होने देंगे। संघ गडकरी को सफल होते देखना चाहता है। गडकरी की शिकायत ये है कि वो जब भी कुछ नया करना चाहते हैं तो ये लोग उनका विरोध करते हैं। संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता कहते हैं कि गडकरी अगर ज्यादा कुछ करना चाहेंगे तो उनके खिलाफ भी एक सीडी आ जाएगी। दूसरी ओर संघ का रिश्ता गोविंदाचार्य और संजय जोशी से वैसा ही बना हुआ है जैसा पहले था। संघ के बड़े अधिकारियों से गोविंदाचार्य और संजय जोशी का हर दूसरे दिन का मेल मिलाप चलता है। अकेले मदन दास देवी हैं जो अरुण जेटली और उनके साथियों को संरक्षण देते हैं।
हकीकत ये है कि संघ से रिश्ता रखने वालों को आडवाणी और उनके सिपा सलारों ने हाशिए पर डाल दिया। चुनावों में संघ के लोगों को टिकट नहीं दिए गए, जिन्हें दिया गया उन्हें वहां दिया गया जहां वे हार जाएं। संघ के लोगों को पता है कि अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, जसवंत सिंह, सुषमा स्वराज और यशवंत सिन्हा वैचारिक लड़ाई लड़ सकते हैं। मुश्किल ये है कि यही लोग आज भाजपा की पहचान है। देश के लोग इन दोनों के अलावा गोविंदाचार्य और उमा भारती को भी जानते हैं। संघ के एमजी वैद्य कहते हैं कि जसवंत सिंह को लिया तो ठीक किया, न लेते तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन गोविंदाचार्य, उमा भारती और संजय जोशी को लेते तो पार्टी को ज्यादा फायदा होता। संघ के लोग दुखी हैं कि उनकी इज्जत केवल बची हुई है, साख समाप्त हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में काम करने वाले लोग भी खुलेआम कहते हैं कि गोविंदाचार्य, संजय जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और बाबूलाल मरांडी जैसे लोगों को तत्काल भाजपा में बुलाया जाना चाहिए, लेकिन आडवाणी और जेटली की टीम इन्हें पार्टी में वापस आने देना नहीं चाहती। संघ के लोग मोहन भागवत की तरफ देख रहे हैं कि कब उनकी नींद टूटती है और जुबान खुलती है। कब खुलेगी मोहन भागवत की नींद, कब बोलेंगे मोहन भागवत, या कब बोलेगा संघ, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता इस हद तक निराश हो गया है कि उसे लगता है कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की संरचना में संघ से आया हुआ व्यक्ति संगठन मंत्री होता है और संगठन मंत्री का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी सही रास्ते पे चले, संघ के रीति नीति विचारों के आधार पर अपने कदम तय करे, इसको देखने का जिम्मा संगठन मंत्री के ऊपर होता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री डरा हुआ है। जिस भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के पद के ऊपर सुंदर सिंह भंडारी और नरेंद्र मोदी जैसे लोग रहे हों, उसका संगठन मंत्री आज डरा हुआ क्यों है, ये सवाल हमारे सामने ही नहीं सबके सामने खड़ा है। और इसका एक उदाहरण है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में चोरी होती है, 2.5 करोड़ रुपए कैश चोरी हो जाता है। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का तो कोई आदमी सवाल उठाता ही नहीं है, न पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है कि यह पैसा भारतीय जनता पार्टी की तिजोरी से कहां गया। लेकिन जो संगठन मंत्री है, जो संघ का सीधा प्रतिनिधित्व करता है भारतीय जनता पार्टी में, वो भी खामोश है। और खामोश क्यों है? शायद इसलिए कि वो डरा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री की हैसियत आज इतनी कम क्यों हो गई, या वो डरा हुआ क्यों रहने लगा। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो और इस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। आपका स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं किस तरह अगले 60 दिनों में संघ ने योजना बनाई है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बुलडोजर चलाए, भारतीय जनता पार्टी का नया चेहरा गढ़े और कोशिश करे कि भारतीय जनता पार्टी उसी की रीति नीति के हिसाब से चले। भारतीय जनता पार्टी को ठीक करने के लिए संघ ने अपना आदमी जिस पद पर भेजा वो पद है संगठन मंत्री। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री डरा हुआ है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के पद के तौर पर संघ के सर्वमान्य नेता भाऊ देवरस ने गोविंदाचार्य जी को भेजा था। गोविंदाचार्य जी 1999 तक भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री रहे और भाऊ देवरस का उनके ऊपर बहुत विश्वास था। अचानक गोविंदाचार्य जी के ऊपर किसी महिला राजनेता मित्र के साथ रिश्ते हैं, इस तरह की खबरें अखबारों में छपने लगी। गोविंदाचार्य जी ने अपने को विड्रॉ कर लिया भारतीय जनता पार्टी से और वो संघ से जुड़े हुए कामों में उन्होंने अपने को लगाया। थोड़ी उन्होंने छुट्टी ली, संघ के लोगों से राय मशवरा करते रहे। गोविंदाचार्य जी के जाने के बाद 1999 में नरेंद्र मोदी को संघ ने भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री बनाया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का इंटरेस्ट भारतीय जनता पार्टी के संगठन में या संगठन मंत्री पद में नहीं था। उनका इंटरेस्ट था कि किस तरीके से केशव भाई पटेल गुजरात में हटें और वो मुख्यमंत्री बने, और सफलतापूर्वक उन्होंने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया। नरेंद्र मोदी 2001 में चले गए वापस गुजरात और इतिहास सामने है कि वो आज वहां के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद संजय जोशी जी को भाऊ देवरस ने
भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री बनाया। संजय जोशी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, भाऊ देवरस का बहुत भरोसा था इनके ऊपर। संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी में काफी असरदार हो गए, लेकिन इस बीच में आडवाणी जी चले गए पाकिस्तान और उन्होंने जिन्ना को लेकर के अपना मशहूर बयान दिया। जिन्ना के बयान ने संघ को चौंका दिया और संघ ने यह तय किया कि आडवाणी जी से इस्तीफा ले लिया जाए। संजय जोशी से यह कहा गया कि वो आडवाणी जी से इस्तीफा लें। संजय जोशी ने आडवाणी जी से कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि संघ नहीं चाहता है कि आप अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहें। आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये इस्तीफा मांगना संजय जोशी के जीवन का शायद सबसे दुस्साहसपूर्ण और अगर कहें तो मूर्खतापूर्ण काम था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ बंबई में और कुछ लोग वहां सीडी बांटते हुए पाए गए। वो सीडी थी, अब पता चल रहा है, अब जब हम और आप बात कर रहे हैं, इससे सप्ताह भर पहले गुजरात एटीएस के एक अधिकारी बालकृष्ण चौबे ने सीबीआई को बताया कि संजय जोशी के खिलाफ जो सीडी बनी थी वो सीडी एटीएस ने कॉपी करा करके गुजरात अधिवेशन में एटीएस के उनके सहित कुछ अधिकारियों के जरिए से बंटवाई थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गुजरात सरकार इस सीडी बंटवाने में इन्वॉल्व थी। इसका मतलब है कि गृह मंत्रालय, एटीएस गृह मंत्रालय के तहत आता है और गृह मंत्रालय के मंत्री आज भी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, या अभी जो हिरासत में है श्री अमित शाह, वो उसके राज्य मंत्री हैं। क्या इन दोनों का इससे कोई सीधा रिश्ता है? और बिना इन दोनों के सीधे रिश्ते के ये सीडी भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में बंट नहीं सकती थी। अटल जी हमारे बीच में हैं, हालांकि भाजपा के मुख्य परिदृश्य से वो गायब हो गए हैं, लेकिन अटल जी हमारे बीच में हैं। क्या सोचते होंगे, या गुरुजी क्या सोचते होंगे, जो जिनकी आत्मा संघ को लेकर के ही कहीं न कहीं चिंतित होगी? रज्जू भैया क्या सोचते होंगे, या आज जो संघ के लोग हैं वो क्या सोच रहे होंगे जो हमारे बीच में हैं कि संघ के कार्यकर्ता के ऊपर, संघ के संगठन मंत्री के खिलाफ सीडी बंटवाने का काम संघ का ही कोई आदमी करे? ये सवाल संघ के जांचने का है कि इस काम में नरेंद्र मोदी जी शामिल हैं, अमित शाह शामिल हैं, नहीं तो गुजरात एटीएस का अधिकारी बयान कैसे देता है? इस सत्ता संघर्ष की शुरुआत से पहले आपको बता दें, भारतीय राजनीति में एक और विडंबना है। यहां पर अगर कोई महिला राजनीति में आना चाहे तो सबसे पहले उसे अपने चरित्र के ऊपर हमले झेलने पड़ते हैं कि ये जरूर किसी न किसी नेता के बेडरूम से होकर के इस पद तक पहुंची है। और अगर किसी कार्यकर्ता का, किसी नेता का राजनीतिक पतन कराना हो तो आप उस नेता का नाम किसी भी महिला से जोड़ दीजिए, किसी भी महिला से, और आप समझ लीजिए कि उस नेता का या उस कार्यकर्ता का राजनीतिक पतन निश्चित है। क्योंकि इस देश में लोग ये नहीं कहते हैं कि जो आरोप लगाए वो सिद्ध करे, बल्कि होता यह कि जिसके ऊपर आरोप लगे वो सिद्ध करे। आपको बताते हैं, इस सत्ता संघर्ष की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के भीतर और संघ के साथ दुतरफा संघर्ष की शुरुआत श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से हुई। भाजपा के बुरे दिन तब से शुरू हुए जब आडवाणी जी ने अपनी टीम बनाई, जिसके लेफ्टिनेंट अरुण जेटली, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, यशवंत सिन्हा और नरेंद्र मोदी थे। अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी रणनीति बनाने लगे। पार्टी के भीतर का सत्ता और वैचारिक समीकरण बदलने लगा। संघ के लोगों का गुस्सा अरुण जेटली पर है। वो कहते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा पार्टी का नुकसान किया है। अरुण जेटली ने अयोध्या में अविवादित भूमि को विवादित भूमि से जोड़ दिया, जहां मंदिर बन सकता था। अरुण जेटली के लड़े बहुत से मुकदमों को भी संघ के लोग घृणा से देखते हैं। स्टैनली मॉर्गन को जेटली ने बचाया, जिससे देश को नुकसान हुआ, लेकिन जेटली ने कहा कि ये उनका प्रोफेशन है, जिसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। संघ के लोग अरुण जेटली को पार्टी की दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। उन्हें अफसोस होता है कि एक और दीनदयाल उपाध्याय जैसा व्यक्ति उनकी पार्टी बना रहा था, जिसका आचार, विचार और व्यवहार एक था। आज अरुण जेटली पार्टी बना रहे हैं, जिनके आचार, विचार और व्यवहार में कोई समानता नहीं है। अरुण जेटली की रणनीति की वजह से संघ के प्रति निष्ठावान लोग पार्टी में हाशिए पर चले गए या पार्टी से बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए। वहीं पार्टी में जनाधार विहीन एरिस्टोक्रेट व पश्चिमी शैली में जीवन जीने वाले नेता स्थापित हो गए। ये ऐसे लोग हैं जो विचारधारा से दूर हैं।
आडवाणी, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली की वजह से जो लोग भाजपा के दृश्य से गायब हो गए, उनमें पहला नाम हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का है, जिन्हें भारत के सर्वाधिक ईमानदार मुख्यमंत्रियों में माना जाता है। जम्मू कश्मीर में चमनलाल गुप्ता हाशिए पर चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह को पार्टी छोड़नी पड़ी और लालजी टंडन खामोश हो गए हैं। झारखंड में बाबूलाल मरांडी ने पार्टी छोड़ दी और कुरिया मुंडा ने पार्टी मामलों में रुचि लेनी बंद कर दी है। मध्य प्रदेश में पहले उमा भारती के जरिए सुंदरलाल पटवा को किनारे कराया, फिर उमा भारती को ही पार्टी से निकाल दिया। महाराष्ट्र में तो सारे ग्रास रूट नेता प्रमोद महाजन के लिए हाशिए पर फेंक दिए गए। गुजरात में पहले शंकर सिंह वाघेला को निकलने के लिए स्थितियां बनाई गई, बाद में हिरेन पांड्या का नंबर आया। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत को दिल्ली लाकर वसुंधरा राजे के लिए मैदान खुला छोड़ दिया गया। आंध्र प्रदेश में वेंकैया नायडू के लिए पूरी पार्टी बलि चढ़ा दी गई। आज वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार इन तीनों के मुख्य हथियार बने हुए हैं। भाजपा में लालकृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली का डेडली कॉम्बिनेशन है। नरेंद्र मोदी के बारे में संघ के निष्ठावान लोगों का कहना है कि वो हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं। बदला चुकाने की उनकी मानसिकता है, वो किसी का विरोध भूल नहीं पाते। इस तिकड़ी के तीसरे व्यक्ति अरुण जेटली बड़े वकील हैं। आज अरुण जेटली अकेले हैं, जिनसे देश के पूंजीपतियों के संबंध हैं। पहले पार्टी में इनका दर्जा लेफ्टिनेंट का था। आज जब आडवाणी बूढ़े हो गए हैं तो उनके सारे लेफ्टिनेंट जनरल हो चुके हैं और आडवाणी उनकी बात कहने वाले नेता मात्र रह गए हैं। सत्ता संघर्ष बुरा नहीं होता, सत्ता संघर्ष अच्छा भी होता है, बशर्ते सत्ता संघर्ष से पार्टी को आगे चलाने वाले, पार्टी को आगे ले जाने वाले नए नेता निकले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सत्ता संघर्ष ने पार्टी को केवल और केवल नुकसान पहुंचाया है। आज पार्टी में आडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली की चलती है। इन्होंने जो रणनीति बनाई, उस रणनीति के फलस्वरूप जो नेता सामने आए, संघ का कहना है कि ऐसे नेता हैं जिनका विचारधारा से कोई रिश्ता नहीं है। हम दूसरी बात कहते हैं, हमारा कहना है कि ये नेता ऐसे हैं जो अच्छा तर्क दे सकते हैं, ये नेता ऐसे हैं जो बहस कर सकते हैं, विरोधी को चुप करा सकते हैं और टेलीविजन के ऊपर बैठ करके बहुत कन्विंसिंग भाषा में बात कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों से क्या जनता खड़ी होती है? इन चीजों से क्या जनता के भीतर भारतीय जनता पार्टी की छवि अच्छी बन सकती है? क्या इन चीजों की वजह से भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आने का सपना देख सकती है? क्योंकि जनता में तो उसकी साख खत्म होती जा रही है। ये बात दर्द के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में एक मजबूत, सक्षम विरोधी दल की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने विरोधी दल का जिम्मा सौंपा है। सब कुछ करने के बाद, आडवाणी जी के ये तक कहने के कि मैं भावी प्रधानमंत्री हूं, ये प्रचार करने के बाद भी देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नहीं दी। इस रोल को भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं निभा पा रही है? एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के भीतर किन किन चीजों को लेकर के आपस में मतभेद है, दोनों एक दूसरे के बारे में किस तरह से सोचते हैं। पर एक और बात बताएंगे कि किस नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी से निकालने का बयान दिया था और किस नेता ने कहा था कि अटल जी की धोती 7 करोड़ में बिक गई। इंतजार कीजिए, अभी वापस लौटते हैं और इस रहस्य से पर्दा होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बुलडोजर चलाने वाला है। अटल जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरा रहे हैं। पार्टी में उनकी कम चलती थी। एक बार 89 में राजनाथ सिंह उस समय विधानसभा के सदस्य थे, एमएलए थे, और उन्होंने मांग कर डाली थी कि अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी से ही निकाल दिया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी शंकर सिंह वघेला को मनाने के लिए अहमदाबाद गए। जब वो वहां से लौट रहे थे, क्योंकि वघेला ने उनकी बात मान ली थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की कार के ऊपर नरेंद्र मोदी जी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने चढ़ के तांडव किया और ये नारे लगाए, अटल बिहारी वाजपेयी की धोती 7 करोड़ में बिकी। आडवाणी जी रथ यात्रा के बाद जब सरकार बनाने की बात आई, देवेगौड़ा और गुजराल साहब के हटने के बाद,
तो आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, संघ भी उनको बनाना चाहता था, पार्टी भी बनाना चाहती थी, लेकिन लोकप्रिय चेहरा थे अटल बिहारी वाजपेयी, इसलिए अटल जी प्रधानमंत्री बने, आडवाणी जी गृह मंत्री बने। पर आडवाणी जी को गुस्सा आया जब सरकार को हाईजैक कर लिया ब्रजेश मिश्रा, सरकार को हाईजैक कर लिया प्रमोद महाजन और सरकार को हाईजैक कर लिया रंजन भट्टाचार्य ने। आडवाणी जी शायद यहीं से तिलमिला गए और उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि अरुण जेटली ने किस तरह से अयोध्या की विवादित भूमि को अविवादित भूमि के साथ जोड़ दिया, और संघ इसके लिए आज तक अरुण जेटली को माफ नहीं कर पाया है। संघ कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि संघ के एक नेता मदन देवी दास का हाथ अरुण जेटली के ऊपर है। इसके बावजूद गोविंदाचार्य और संजय जोशी के साथ मोहन भागवत जी, दत्तात्रेय जी और मदन देवी दास का रिश्ता, बल्कि रोज की मुलाकातें जब भी लोग दिल्ली में होते हैं तो इनकी मुलाकातें इनके साथ चलती रहती हैं। संघ एडामेंट है, संघ का ये फैसला है कि उसे भारतीय जनता पार्टी को ठीक करना है, नितिन गडकरी को सफल बनाना है। गांव-गांव में मैनेजमेंट संघ करता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये हैसियत नहीं है, और खासकर ऐसे लोगों की जो सिर्फ टेलीविजन पर भाषण देते हैं या जो सिर्फ लोकसभा में भाषण देते हैं और जनता के बीच में नहीं जाते हैं, कि वो संघ के इस हमले का सामना कर सकें। कोशिश करेंगे एक बार, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा, कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साख मुख्य विपक्षी दल के नाते खो दी है, और ये सिर्फ देश, न केवल देश का नुकसान है बल्कि लोकतंत्र का भी नुकसान है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सशक्त विपक्षी पार्टी बनी रहे, क्योंकि अगर वो सशक्त विपक्षी दल का रोल नहीं निभाएगी तो आप ये निश्चित मान लें कि सरकार बेलगाम हो जाएगी। और दुर्भाग्य की बात है कि जो काम सुषमा स्वराज जी को नेता विपक्षी दल के नाते करना चाहिए था, जो काम नितिन गडकरी को अध्यक्ष के नाते करना चाहिए था, सारे विपक्षी दलों को एक करने का काम, वो काम एक छोटे दल के अध्यक्ष शरद यादव ने किया। उन्होंने सारे विपक्षी दलों को न केवल भारत बंद में एक किया, बल्कि उन्होंने लोकसभा में महंगाई की बहस पर भी एक किया। ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी बात में और इसी भाजपा की हालत में संघ के हमले का राज या संघ के हमले की रणनीति छिपी हुई है। दो टूक कहना यानी सच कहना। हम दो टूक कहते हैं, सच कहते हैं। जय